हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले अम्ल की डेफिनेशन देखते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? यह स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन रहते हैं। अर्थात अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। जो नीला लिटमस पत्र होता है उसे जब अम्ल में डुबोया जाता है तो वह नीले से लाल हो जाता है। और थर्ड है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। हमेशा ये H+ आयन ही रिलीज करेंगे एक्वेटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके एग्जांपल है HCl, H2SO4, CH3COOH। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ओके। सेकंड है क्षारक। क्षारक इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। एग्जाम्पल KOH, NaOH, MgOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब एक छोटी सी डेफिनेशन होती है मृदु अम्ल एंड मृदु क्षारक की। ठीक है, तो देखिए, मृदु अम्ल अर्थात सॉफ्ट एसिड जिनमें अम्ल कम व पानी ज़्यादा हो। अर्थात ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसे हम मृदु अम्ल कहते हैं। एक सांद्र अम्ल जिनमें अम्ल ज़्यादा व पानी कम हो वह सांद्र कहलाता है। ठीक है, जिसे हम हार्ड एसिड कहते हैं। अब एक छोटी सी डेफिनेशन का वर्ड आता है क्षार किसे कहते हैं? क्षार होता है जल में घुलनशील क्षारक, क्षार कहलाता है। फिर आता है सूचक। देखिए, मृदु अम्ल और मृदु अम्ल एंड सांद्र अम्ल की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। जो मृदु क्षारक और सांद्र क्षारक जो होते हैं उनकी डेफिनेशन सेम ऐसे ही होगी। अर्थात जिनमें क्षारक कम, पानी ज़्यादा होगा तो वो मृदु क्षारक, जिसमें क्षारक ज़्यादा और पानी कम होगा वो सांद्र क्षारक कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सूचक की, इंडिकेटर की। ये किसी पदार्थ में अम्ल अथवा क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। अर्थात हमारे पास में कोई भी यौगिक होगा, कोई भी सॉल्यूशन होगा, अगर उसके अंदर अम्ल या क्षारक उपस्थित है तो हम इंडिकेटर की सहायता से यह पता कर सकते हैं कि उसके अंदर अम्ल है अथवा क्षारक है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक एंड गंधीय सूचक। 3 है, प्राकृतिक, कृत्रिम एंड गंधीय सूचक। बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, अर्थात हमें ये नेचुरली प्राप्त होते हैं। इनके एग्जाम्पल है, देखिए, सूचक में फर्स्ट होता है लिटमस। लिटमस जो पेपर होता है वो अम्ल में लाल होता है और क्षारक में नीला। जैसे हमने पहले पढ़ा था, अगर अम्ल होगा तो लिटमस कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ब्लू। देखिए, लिटमस जो पेपर होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लू एंड रेड। ओके, और उनको है ना जो शैवाल से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। लाइकेन का निर्माण शैवाल से होता है। ठीक है, तो लिटमस का निर्माण लाइकेन से होता है, लाइकेन शैवाल से बनाए जाते हैं। तो लिटमस के आधार पे हम पता कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षारक, क्योंकि लिटमस पत्र को अगर हम किसी सॉल्यूशन में डुबाया, अगर वो लाल हो गया इसका मतलब है उसके अंदर अम्ल प्रेजेंट है। यदि वो नीला हो गया लाल से तो वो क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। एक होता है हल्दी, टर्मरिक, जो हमारे घरों में आसानी से हर घर में प्राप्त होती है। हम हल्दी से भी पता कर सकते हैं कि कोई सी पदार्थ में अम्ल है अथवा क्षारक, क्योंकि जब हल्दी में अम्ल मिलाया जाता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता। हल्दी नेचुरल पीले कलर की होती है तो वो पीले कलर ही होता है, जबकि हल्दी में जब क्षारक मिलाया जाता है तो वो लाल कलर ले लेता है। इसका आप घर पे करके देख सकते हो। जैसे साबुन जो होता है, साबुन हुआ, डिटर्जेंट हुआ, जिसे हम सर्फ कहते हैं, उसे अगर हल्दी में उसकी 2-4 बूंदें डाली जाएगी तो हल्दी का कलर लाल हो जाएगा। इसे आप एक बार घर पे करके आसानी से समझ सकते हैं। अब देखते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल, अर्थात मैनमेड। ये रसायनों से बनाए जाते हैं, अर्थात केमिकल की सहायता से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल में है, पहला है फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन को जब अम्ल में मिलाया जाता है तो यह अपरिवर्तित रहता है। अर्थात फिनोफ्थैलीन जो होता है उसका कलर होता है सफ़ेद, वाइट।
ठीक है। जब इसे क्षारक में मिलाया जाता है तो ये गहरा गुलाबी अथवा जिसे हम बैंगनी कलर भी कह सकते हैं वो कलर ले लेता है। सेकंड होता है मेथिल ऑरेंज। जब मेथिल ऑरेंज को अम्ल में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, जबकि क्षारक में मिलाने पे यह पीला हो जाता है। अर्थात ये दो केमिकल हैं, इनकी सहायता से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, इसके अंदर अम्ल है अथवा क्षारक उपस्थित है। तीसरा सूचक आता है गंधीय सूचक। तो वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। अर्थात जिनकी गंध कहते हैं स्मेल को, स्मेल होती है, ठीक है। अर्थात अगर किसी सॉल्यूशन में अम्ल या क्षारक मिलाने पे उनकी कैसी गंध आती है हम उनसे पता कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट होता है प्याज का रस। अर्थात प्याज जो होता है अपना, है ना, ऑनियन को अगर अम्ल में मिलाया जाए, अम्ल के अंदर अगर ऑनियन मिलेगा, ऑनियन का जो रस है, जूस है, वो मिलेगा तो तीक्ष्ण गंध आएगी। तीक्ष्ण गंध होती है तेज, तीखी गंध आएगी, और क्षारक मिलाने पे उसमें कोई गंध नहीं आएगी। सेकंड होता है वेनिला में जो पहले गंध थी वही गंध आएगी, जबकि क्षारक में मिलाने पे कोई गंध नहीं आएगी। लौंग का तेल, अम्ल में मिलाने पर जो लौंग के तेल की नेचुरल स्मेल होती है वही आएगी, जबकि क्षारक में मिलाने पर कोई गंध नहीं आएगी। अब देखिए अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेस। देखिए अम्ल व क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, अर्थात अम्ल और क्षारक को जब हम किसी मेटल से रिएक्ट करवाए तो क्या होता है, अम्ल व क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इम्पोर्टेंट है, जब अम्ल व क्षारक किसी मेटल अथवा धातु से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। अर्थात इसका समीकरण होता है अम्ल प्लस धातु बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल की जगह हम एग्जाम्पल में लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2HCl प्लस Zn, जिंक धातु है, मिलने पे क्या बना, ZnCl2 जो एक लवण है तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इस समीकरण का जो प्रैक्टिकली डायग्राम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए एक परख नली में हमने कुछ एसिड लिया है, एसिड में हमने जिंक के टुकड़े डाले तो यहाँ देखिए गैस के बुलबुले उठते हैं। ये गैस के बुलबुले हाइड्रोजन गैस के होते हैं। जब हम इस गैस को किसी पाइप के द्वारा प्रवाहित करें, अब वो जो पानी वो गैस निकल रही है उस गैस के सामने अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं ना, तो ये जो मोमबत्ती है फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। अर्थात फटफट की आवाज़ आएगी जो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है, और जो नीचे बचा हुआ प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा जिंक क्लोराइड का। ठीक है, अब बात करते हैं क्षारक प्लस धातु। जब क्षारक को धातु से अभिक्रिया करवाई जाती है तो वही सेम लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्षारक की जगह क्षारक के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, इसे जिंक से ही रिएक्ट करवाने पे Na2ZnO2 जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम प्रोसेस है, सोडियम जिंकेट बनेगा, नीचे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वही मोमबत्ती ले जाने पे फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी। अब नई हेडिंग है अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जो धातु बाइकार्बोनेट है ना, ये बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन, अर्थात इसको धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट होता है CO3 ग्रुप के साथ अगर कोई धातु जुड़ी हुई है तो वो कार्बोनेट कहलाएगा। यदि HCO3 के साथ जुड़ी हुई है तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाएगा अथवा बाइकार्बोनेट कहलाएगा। तो अब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण CO2 तथा जल बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर बनाएंगे। तो इसका समीकरण होता है अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, तो बनेगा लवण CO2
प्लस जल। एग्जाम्पल के लिए 2HCl प्लस Na2N2CO3, तो 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए जो ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है ऊपर जाता हुआ, इसका अर्थ होता है कि जो गैस बन रही है वो रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। ये इंडिकेट करता है कि ये गैस उड़ के बाहर जा रही है। अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट तो बनेगा लवण प्लस CO2 प्लस H2O। तो HCl प्लस NaHCO3, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखिए इस इन रिएक्शन में जो CO2 बन रही है, हम उसकी उपस्थिति का परीक्षण कैसे करते हैं? तो अभिक्रिया में उत्पादित CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अर्थात जब इस चूने का जो पानी होता है ना, उसमें से जो CO2 गैस बन रही है उसको उस चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो उसका कलर दूधिया हो जाता है, अर्थात डार्क वाइट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जो देखिए, चूने का पानी जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें CO2 मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसको श्वेत अवयव से प्राप्त होता है। देखिए जब इस रिएक्शन में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है, CaCO3 प्लस H2O। अर्थात जब कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाते हैं उसके बाद भी हम CO2 अगर प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस बनता है। ये जल में विलयशील पदार्थ होता है। अब देखिए अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? देखिए अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल, अर्थात अम्ल और क्षारक आपस में मिलने पे लवण और जल का निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं HCl प्लस NaOH। HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षारक है। दोनों के मिलने से NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बनता है और जल बनता है। अब देखिए एक अभिक्रिया आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये जो ऊपर रिएक्शन थी ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखिए अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, अर्थात अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड। देखिए धात्विक प्लस बनता है लवण और जल। देखिए हम धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो अम्ल एक प्रकार से क्षारक से रिएक्ट कर रहा है, तो अम्ल क्षारक से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जो हमने अभी ऊपर देखा था, क्या बनाया था? लवण प्लस जल। तो देखिए 2HCl प्लस CuO कॉपर ऑक्साइड, एक धातु कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर धातु है और कॉपर का ऑक्साइड क्षारीय सॉल्यूशन है, तो बनता है CuCl2 प्लस H2O, कॉपर क्लोराइड और जल बनता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब देखिए क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण जल का निर्माण होगा। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं, तो क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल बनेंगे। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, तो एग्जाम्पल है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन गया। अब देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। तो देखिए जलीय विलयन में अम्ल H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन H3O प्लस आयन के रूप में उपस्थित रहता है। H3O प्लस आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है HCl प्लस H2O, तो H3O प्लस Cl माइनस। सेकेंड है क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। एग्जाम्पल है NaOH, इसको जब जल में घोला जाता है तो Na प्लस और OH माइनस आयन विभक्त हो जाते हैं।
अब देखिए इंपॉर्टेंट है, जल में अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियाँ। अर्थात जब जल में हम अम्ल अथवा क्षारक को मिलाते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहली है, अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। अर्थात अम्ल व क्षारक को जल में बहुत स्लो मिलाना चाहिए। सेकंड है, यह प्रक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच के पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। अब देखते हैं तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयतन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ये प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। जब जल में हम अम्ल अथवा क्षारक मिलाते हैं तो जो अम्ल व क्षारक की सांद्रता जो किस पे डिपेंडेंट होती है, वो होती है H3O प्लस आयन अथवा OH माइनस आयन पे। तो इनकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल व क्षारक की प्रबलता। अर्थात अम्ल व क्षारक कितने प्रबल होते हैं, ये किस पे डिपेंड होता है। देखिए, किसी अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता उनके द्वारा उत्पन्न H प्लस अथवा OH माइनस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता एक सार्वभौमिक अथवा सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात की जाती है। सार्वभौमिक अथवा सार्वत्रिक सूचक, देखिए क्या होता है ये, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। अर्थात ये एक सूचक होता है। देखिए ये एक सूचक होता है जिसके अंदर हमें जैसे अलग अलग अम्ल अथवा क्षारक की pH मान पता चलता है। pH स्केल को इस प्रकार भी शो किया जाता है, इसमें 1 से लेके 14 तक नंबर अंकित होते हैं। मिडल में इसके 7 होता है। यदि किसी विलयन का मान 7 आता है, एग्जैक्ट 7, तो वो विलयन उदासीन होता है। 7 से नीचे जाने पर देखिए बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, अर्थात 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ते हैं तथा 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय गुण बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि pH का मान 7 से कम है तो अम्लीय, pH का मान 7 के बराबर है तो उदासीन, अथवा 7 के ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। अब नया टॉपिक है pH स्केल। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, होता है तथा H हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है। pH में P जो है वो पुषांश शब्द से आया है। पुषांश का जर्मन शब्द है पुषांश, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शक्ति, पावर, और H हाइड्रोजन आयन, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दर्शाने वाला स्केल pH स्केल कहलाता है। तो इसके आधार पर देखिए, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनमें H प्लस अथवा OH माइनस आयन अधिक संख्या में हो प्रबल अम्ल अथवा क्षारक कहलाता है। अर्थात जिसमें H प्लस ज़्यादा होंगे वो प्रबल अम्ल तथा OH माइनस ज़्यादा होंगे वो प्रबल क्षारक कहलाता है। तो इसके विपरीत दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षारक, तो वे पदार्थ जिनमें H प्लस अथवा OH माइनस आयन कम मात्रा में उपस्थित होते हैं दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में pH का महत्व, अर्थात जो मनुष्य है उसके दैनिक जीवन में इसकी दैनिक दिनचर्या में pH कहाँ कहाँ काम आती है। देखिए, हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। अर्थात हमारा शरीर का जो ब्लड है उसका pH 7 से 7.8 के बीच में होना जरूरी है। सेकंड है, वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा कहलाता है। देखिए, अम्लीय वर्षा की डेफिनेशन भी आ गई। थर्ड है, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अर्थात देखिए,
मुंह का जो पीएच मान है ना, वो अगर 5.5 से कम हो गया तो हमारे दांतों की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, यह हमारे शरीर की सबसे कठोर परत होती है, ये घिसना प्रारंभ हो जाती है जिसे दांतों का क्षय कहा जाता है। हम ब्रश जो किया जाता है वो इसी ब्रश करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि दांतों की जो अम्लीयता है उसे कम किया जा सके, क्योंकि जो टूथपेस्ट होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं तथा हम जो खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में एसिड प्रभाव ज़्यादा होता है। तो मुंह का पीएच मान जो है वो 5.5 से कम नहीं होने दिया जाए, जिससे क्या ना हो, अपने दांत खराब नहीं हो। फोर्थ है मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है जिससे हमें जलन व दर्द होता है। अर्थात जब हमारे मधुमक्खी हनी बी खा जाती है ना, डंक मारती है, तो उसके डंक में कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड, जिससे हमें जलन व दर्द होता है। फिफ्थ है फसल की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान सही होना चाहिए। देखिए किसान लोग जो होते हैं वो टाइम टू टाइम अपनी जो मिट्टी है उसकी का पीएच मान चेक करवाते रहते हैं ताकि फसल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, उस में कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब बात करते हैं लवण की। ठीक है, लवण का निर्माण कब होता है? जब अम्ल व क्षारक आपस में रिएक्ट करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में HCl प्लस NaOH, तो NaCl प्लस H2O। अन्य अब लवण के एग्जाम्पल क्या है? CaCl2, CuSO4, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड आदि। देखिए लवण से रसायनों का निर्माण। देखिए जो लवण होते हैं उससे कौन कौन से केमिकल बनाए जाते हैं? पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है विरंजक चूर्ण, थर्ड है बेकिंग सोडा, फोर्थ धोने का सोडा जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं, एंड फिफ्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। क्या होता है? देखिए विरचन अथवा निर्माण। देखिए विरचन का मतलब होता है इसे किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो विरचन देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH का निर्माण होता है। अर्थात जब NaCl के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये रिएक्शन इस प्रकार होती है 2NaCl प्लस 2H2O, तो विद्युत अपघटन, तो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, तो NaOH हमें प्राप्त हो गया। जब ये रिएक्शन होती है तो जो क्लोरीन गैस है वो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी है। तो ये जो प्रोसेस है वो इस प्रकार, इस प्रोसेस का जो डायग्राम है वो इस प्रकार होता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपके NCERT बुक में भी आराम से अवेलेबल है, आप वहाँ भी अच्छे से इसको देख सकते हैं। देखिए NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में जो उत्पाद हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम कहाँ कहाँ काम में लेते हैं? तो सबसे पहले Cl2 क्लोरीन गैस जो होती है वो स्वच्छता सफाई के लिए और PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने के लिए काम आती है। हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में काम आता है तथा जो NaOH है वो ग्रीस हटाने का, कागज व कपड़ा उद्योगों में काम आता है। अब दूसरा बात करते हैं जो केमिकल है वो है अपना विरंजक चूर्ण CaOCl2। इनके जो फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका विरचन अथवा निर्माण देखते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है उस पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई जाती है CaOH2 प्लस Cl2, तो CaOCl2 प्लस H2O बनता है। इसके उपयोग देखते हैं। वस्त्र उद्योग में लिनेन के विरंजन के लिए, कागज उद्योग में, लकड़ी उद्योग आदि में। सेकंड उपयोग है कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। थर्ड है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बहुत उपयोग है।
देखिए थर्ड जो है वो है अपना बेकिंग सोडा अर्थात NaHCO3। देखिए ये अपने जो घर में नॉर्मली काम आता है वो ही सोडा है ये, जो हम कई चीज़ों में डालते हैं जैसे बाटी वगैरह हो गई, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसका केमिकल सूत्र होता है NaHCO3। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका विरचन देखते हैं। जब नमक के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस से प्रवाहित किया जाता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसकी रिएक्शन इस प्रकार होती है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। ये जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अमोनिया है और ये सोडियम क्लोराइड है। तो ये रिएक्शन होने के बाद में अपने पास में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो CO2 गैस का उत्सर्जन होता है। 2NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनती है। देखिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का उपयोग केक बनाने में, ब्रेड को फुलाने में किया जाता है। जब सोडे को मिलाया जाता है, जब सोडा गर्म होता है ना तो उसमें से CO2 गैस रिलीज होती है। जब CO2 गैस ऊपर जाती है तो वो जो ब्रेड वगैरह होती है उनमें छेद करती हुई बाहर निकल जाती है, जिससे अपनी ब्रेड वगैरह फूली हुई हमें दिखाई पड़ती है। देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग फर्स्ट है बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद अम्ल का मिश्रण है, खाद्य मिश्रण अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है, NaHCO3 प्लस H प्लस तो CO2 प्लस H2O अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। स्पंजी कहते हैं जब हम किसी स्पंज जो होता है उसको दबाने पे वापस वो अपनी शेप लेता है ना, तो उसे स्पंज कहते हैं। सेकंड उपयोग है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। अर्थात ये एक एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है। जब कभी आपको एसिडिटी फील हो और घर में कोई टेबलेट अथवा इनो जैसे कोई एंटासिड उपस्थित नहीं हो तो आप सोडे का उपयोग करके एसिडिटी को कम कर सकते हैं। तीसरा उपयोग है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब नेक्स्ट है अपना धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसका विरचन देखिए। जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। यह एक क्षारीय लवण है। इसके उपयोग देखते हैं। कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, घरों में साफ सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए। अब देखिए अभी जो एक वर्ड आया था क्रिस्टलन, तो देखिए क्रिस्टलन जल क्या होता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है। अर्थात किसी लवण में जो जल के फिक्स अणु होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था धोने के सोडे का सूत्र था Na2CO3.10H2O, तो इसमें जो 10 जल के अणु फिक्स हैं ये क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। अब अपना फाइनल है, लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP भी कहा जाता है। CaSO4.12H2O 1/2 H2O। जिप्सम को 373 अथवा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट
अर्धहाइड्रेट अथवा हेमीहाइड्रेट बनाते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसकी रिएक्शन है CaSO4.2H2O, इसे 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पे CaSO4 हाफ H2O बनते हैं तथा डेड जल के अणु है वो निकल जाते हैं। देखिए पीओपी के उपयोग खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए, दीवारों को चिकना बनाने के लिए। नॉर्मल घरों में जो पीओपी हर जगह करवाई जाती है जो वाइट कलर की होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसकी रिएक्शन है जब CaSO4.5H2O अर्थात पीओपी में को जब जल में मिलाया जाता है तो वापस जिप्सम प्राप्त होता है। यही रिएक्शन अपनी दीवार पे होती है। जब जिप्सम पीओपी को जल में मिला के दीवार पे लगाते हैं तो वो वापस कठोर हो जाता है। CO3 का देखिए एक कई बार कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि CO3 जो होता है उसको कहते हैं कार्बोनेट, SO4 जो होता है उसको कहते हैं सल्फेट तथा OH जो आयन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। एक लास्ट छोटी सी डेफिनेशन है क्लोरक्षार। क्लोरक्षार अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में Cl2 गैस तथा क्षारक का निर्माण होता है, क्लोरक्षार अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जिस रिएक्शन में क्लोरीन और क्षारक का निर्माण होगा वह अभिक्रिया क्लोरक्षार अभिक्रिया कहलाती है।